everyone, my name is Sonia and I welcome you to my channel Sonia Ma'am English and Social। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 सिविक्स का वेरी फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। कहते हैं खुशियां बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है, बट पावर को शेयर करने से खुशियां तो बढ़ती है लेकिन हमारी सरकार का, हमारी गवर्नमेंट का बर्डन कम हो जाता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पावर को कैसे शेयर किया जाता है, कैसे पावर शेयरिंग जरूरी होती है डेमोक्रेसी के लिए और कैसे कंट्री को स्मूथली चलाने के लिए पावर शेयरिंग की इम्पोर्टेंस है। तो इस चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका 2 कंट्रीज को बेस बनाया गया है और हमें बताया गया है कि कैसे दोनों कंट्रीज में सेम इश्यूज होता है लैंग्वेज और रिलीजन को लेके, अपनी पहचान को लेके, अपने राइट्स को लेकर, और कैसे बेल्जियम पावर को शेयर करके, पावर शेयरिंग को यूज करके उन इश्यूज को जड़ से उखाड़ फेंकती है। और वहीं ऑन दी अदर हैंड श्रीलंका में पावर को शेयर ना करने से वो इश्यूज इस हद तक बढ़ जाता है कि वहां एट लास्ट होता है सिविल वॉर, क्योंकि वो इश्यूज ऑन टाइम समय रहते कंट्रोल नहीं किए जाते हैं और उसका रिजल्ट होता है सिविल वॉर। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन इन दोनों कंट्रीज को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एक कंट्री जिसने पावर शेयरिंग को यूज किया वहां की कंडीशन क्या होती है और एक कंट्री जिसने पावर शेयरिंग को यूज नहीं किया वहां की सिचुएशन क्या होती है। और ये दोनों सिचुएशन देखकर हमें पता चलेगा कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द यूज ऑफ पावर शेयरिंग, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम, तो पहले हम बेल्जियम को स्टडी करेंगे, बेल्जियम के बाद हम श्रीलंका को स्टडी करेंगे। चलिए बेल्जियम, बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम स्मॉल कंट्री है यूरोप की, आपको मैप में दिख रहा होगा, राइट, स्मॉलर देन हरियाणा। बेल्जियम एक इतनी छोटी सी कंट्री है कि हमारा स्टेट हरियाणा उससे भी छोटी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी, पूरे वर्ल्ड में इतनी छोटी सी कंट्री का एग्जाम्पल ही क्यों लिया गया है। तो बात ये नहीं है कि कंट्री बड़ी है या छोटी है, बात ये है कि उसका मैनेजमेंट क्या है, वो हमें सीख क्या दे रही है, राइट। तो ये हमारे हरियाणा से भी स्मॉल है। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ये आपके एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, आपकी शॉर्ट में भी आ जाते हैं, राइट। और इनको स्टडी करेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार होता है। पॉपुलेशन, बेल्जियम की पॉपुलेशन है 1 करोड़, जो कि हाफ ऑफ हरियाणा है, हमारे हरियाणा की पॉपुलेशन से हाफ है। ये इतनी छोटी सी कंट्री है लेकिन इसका इम्पैक्ट देखो कितना बड़ा है कि पूरे वर्ल्ड से हमें इसी का एग्जाम्पल दिया गया है। अब ये बॉर्डर पर कौन है, इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। बेल्जियम के नॉर्थ में नीदरलैंड है और यहां पर जर्मनी है और साउथ की साइड क्या है, लग्जमबर्ग है और इस साइड फ्रांस है। तो दीज आर दी नेबरिंग कंट्रीज। तो अगर इस चैप्टर के बारे में कुछ भी लिखने के लिए आता है तो आप बेल्जियम का ये डिटेल जरूर देंगे ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे, राइट। बोर्ड एग्जाम्स में ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से काउंट होते हैं, राइट। ये कंट्री कैसी है, स्मॉलर है, यूरोप की कंट्री है, हमारे हरियाणा से स्मॉलर है और इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 1 करोड़, जो कि हमारी हरियाणा की आधी है, राइट। इसके बॉर्डर पे कौन है, नॉर्थ में नीदरलैंड, वेस्ट ईस्ट में जर्मनी और साउथ में लग्जमबर्ग और साउथ और वेस्ट में फ्रांस। ये इसका लोकेशन है, राइट। अब हम देखते हैं कि इसकी एथनिक कंपोजिशन क्या है। एथनिक कंपोजिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसके एग्जांपल से ही हमें समझाया गया कि एथनिक कंपोजिशन और पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, राइट। एथनिक कंपोजिशन, एथनिक मीन्स कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर रेस और रिलीजन। किसी भी कंट्री का वो डिवाइडेशन जो बेस करता है लैंग्वेज और रिलीजन पे, उस डिस्ट्रीब्यूशन को एथनिक कंपोजिशन कहते हैं। तो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या है, वहां कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं, राइट। वहां लैंग्वेज है डच एंड फ्रेंच, वहां पर 2 लैंग्वेजेस मेनली बोली जाते हैं, डच एंड फ्रेंच। जर्मनी भी है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर एथनिक कंपोजिशन कंट्री के डिफरेंट है,
और कैपिटल की डिफरेंट है। पहले हम कंट्री की देखते हैं, फिर उसके बाद कैपिटल की देखते हैं। कंट्री में 59% लोग डच हैं, राइट। 59% लोग डच हैं जो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये बेल्जियम है, ये हो गया इसका फ्लैमिश रीजन, और ये हो गया इसका वेलोनिया, राइट। और यहां पर छोटा सा जर्मन है, जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, राइट। तो यहां पर कौन सी 59% क्या बोली जाती है? डच। और यहां पर फ्रेंच, पर इस एरिया में सारे में फ्रेंच बोली जाती है, राइट। तो डच कितने हैं कंट्री में? 59% डच पीपल है और 40% फ्रेंच है। यानी मेजोरिटी किनकी है? मेजोरिटी है डच पीपल की, जो कि फ्लैमिश रीजन में रहता है। फ्लैमिश रीजन नॉर्थ साइड का जो एरिया है वो फ्लैमिश रीजन है, यानी नॉर्थ साइड में फ्लैमिश रीजन है और वहां पर डच पीपल रहते हैं, राइट। और साउथ साइड में वेलोनिया है, वहां कौन से लोग रहते हैं? फ्रेंच पीपल रहते हैं, राइट। तो और बाकी 1% वहां पर जर्मन्स रहते हैं, जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। दिस इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द कंट्री। कंट्री में मेजोरिटी डच पीपल की है और माइनॉरिटी फ्रेंच पीपल की है, राइट। मेजोरिटी में कौन है? डच, और माइनॉरिटी में कौन है? फ्रेंच पीपल। दिस इज नॉट एज मच कॉम्प्लिकेटेड एज इन ब्रसेल्स। अब ब्रसेल्स की कंडीशन देखते हैं। ब्रसेल्स जो कि इसकी कैपिटल है, जो यहां पर है, ये है हमारा ब्रुसेल्स, ठीक है। अब ब्रुसेल्स की कंडीशन क्या है? 80% यहाँ फ्रेंच पीपल रहते हैं। अब कंट्री में मेजोरिटी डच पीपल की है, लेकिन कैपिटल में मेजोरिटी फ्रेंच पीपल की है। 80% फ्रेंच और 20% डच रहते हैं, राइट। 80% फ्रेंच और 20% डच पीपल रहते हैं। अब यहां, और जो 80% फ्रेंच है दे आर रिच एंड डच दे आर पुअर। अब आप सोचोगे कि कंट्री में ये लोग मेजोरिटी में हैं, कंट्री में मेजोरिटी में डच पीपल हैं, राइट। और कैपिटल में मेजोरिटी में फ्रेंच पीपल हैं। यानी जो कंट्री में मेजोरिटी में है वो कैपिटल में माइनॉरिटी में है, और जो कैपिटल में मेजोरिटी में है वो कंट्री में माइनॉरिटी है। यानी यहाँ पावर एंड पोजीशन किन की है? जो पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में है, फ्रेंच पीपल जो है वो पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में है, लेकिन रिच है, इकोनॉमिक डेवलप्ड है, राइट। उनके पास एजुकेशन है, पावर है, पोजीशन है। अब टेंशन क्या है? टेंशन यहाँ पर किस चीज की है? टेंशन है कि डच पीपल को ये चीज लगती है कि भाई हम मेजोरिटी में हैं कंट्री में, लेकिन पोजीशन, पावर और पैसा किसके पास है? फ्रेंच पीपल के, जो इतू से है मतलब कंट्री में। अब आप खुद देखोगे कि आप मेजोरिटी में होते हुए भी उस कंट्री में पोजीशन माइनॉरिटी की है। इस चीज की टेंशन थी डच पीपल को, राइट। फ्रेंच माइनॉरिटी में कंट्री में और रिच थे, लेकिन ये रिच पीपल, ये माइनॉरिटी वाले पीपल फ्रेंच जो थे मेजोरिटी में थे, किसमें? ब्रसेल्स में, कैपिटल में, राइट। अब ये टेंशन, अब आप मेनली आपने देखा होगा कि जिस कंट्री में जो लोग मेजोरिटी में होते हैं, पावर भी उन्हीं की होती है, पोजीशन भी उन्हीं की होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उन्हीं के होते हैं, एजुकेशन भी उन्हीं का होता है, मेनली मेजोरिटी रूल करती है। लेकिन यहाँ कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ माइनॉरिटी पोजीशन पे थी क्योंकि वो रिच थे, और उनके साथ प्लस पॉइंट क्या था? फ्रेंच के पास प्लस पॉइंट ये था कि वो कैपिटल में मेजोरिटी में थे। ये पॉइंट्स आपके शॉर्ट में लिखने को आते हैं कि
कंट्री में मेजोरिटी में कौन थे? कंट्री में मेजोरिटी में कौन थे? कंट्री में डच पीपल मेजोरिटी में थे। और कैपिटल में मेजोरिटी में कौन थे? कैपिटल में फ्रेंच पीपल मेजोरिटी में थे। तो ये अपोजिट सिचुएशन थी। दैट अपोजिशन वाज द डिस्टर्बिंग एलिमेंट फॉर द कंट्री। कंट्री के लिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट था। अब स्टार्टिंग में तो चलता रहा ठीक ठाक, लेकिन एक बार जब एक टाइम आया जब डच पीपल को ये फील हुआ कि नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे भी होनी चाहिए, हमें भी सब चीजों में पोजीशन मिलनी चाहिए। तो इनका डेवलपमेंट बहुत बाद मिला, इनको एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बाद में मिली। लेकिन फ्रेंच स्टार्टिंग से ही रिच और पावरफुल थे। तो ये कंडीशन थी, ये सिचुएशन थी, ये टेंशन थी, क्योंकि इसमें घाटा किसका हो रहा था? लॉस किसका था? इसमें लॉस था डच पीपल का। फ्रेंच पीपल पूरी कंट्री में माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी दे वर पावरफुल, और डच पीपल कंट्री में मेजॉरिटी में होने के बाद भी दे वर नॉट पावरफुल। तो पावर इज ऑल्सो द डिफरेंस। पावर के लिए हमेशा ही एक डिस्प्यूट रहता है, हमेशा ही एक लड़ाई चलती है पावर के लिए, कुर्सी के लिए। यहाँ प्रॉब्लम किसकी थी? यहाँ इश्यू किसको था ज्यादा? डच पीपल का, क्योंकि वो मेजोरिटी में होने के बावजूद भी लॉस में चल रहे थे, और फ्रेंच पीपल माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी पावर में चल रहे थे। राइट तो ये जो परसेंटेज है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप किसी भी टाइप, इस चैप्टर का किसी भी टाइप का क्वेश्चन लिखेंगे, एग्जाम्पल हर चीज में, पूरे चैप्टर में एग्जाम्पल, आप इसको ध्यान से पढ़ेगा। पूरे चैप्टर में जो भी हमारी हेडिंग आएंगी ये एग्जाम्पल ही दिए जाएंगे। हर एक हेडिंग में ये एग्जाम्पल सेट होता है। राइट 59% डच एंड 40% फ्रेंच, 1% जर्मन, और कैपिटल में 80% फ्रेंच और 20% डच। राइट तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं श्रीलंका। चलिए अब देखते हैं श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन, कि श्रीलंका की लोकेशन क्या है, एथनिक कंपोजिशन क्या है, फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि क्या पावर शेयरिंग का रोल है। राइट श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। ये एक आइलैंड नेशन है, जो कि हम हमेशा ही इंडिया के मैप के साथ हम हमेशा ही श्रीलंका का मैप भी दिखता है। राइट आई होप कि आप सबने श्रीलंका का मैप भी देखा है, क्योंकि हम बचपन से ही अपने कंट्री का मैप देख रहे हैं और उसके साथ ही श्रीलंका का मैप दिख ही जाता है। इसकी पॉपुलेशन, डाइवर्स पॉपुलेशन, इसमें भी डाइवर्सिटी है। जैसे हमारी कंट्री में काफी सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, यहाँ पर भी लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है। तो इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 2 करोड़, सेम एज हरियाणा। बेल्जियम की 1 करोड़ थी, जो कि हरियाणा की हाफ थी। श्रीलंका की 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा की सेम है। अब 1 करोड़ हुई तो हरियाणा की हाफ हुई, अब 2 करोड़ हुई यानी हरियाणा के सेम हुई। ये चीजें माइंड में रखते जाना। राइट 2 किलोमीटर, फ्यू किलोमीटर सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। आपको मैप में दिख रहा है कि हमारा जो कंट्री का साउथ साइड है, वहां पर तमिलनाडु से कुछ ही दूरी पर है। राइट इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948 में हमारी आजादी के 1 साल बाद श्रीलंका भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई थी। राइट अब इसकी देखते हैं एथनिक कंपोजिशन। इसके ये पॉइंट्स माइंड में जरूर रखना है, क्योंकि पूरा बेल्जियम और श्रीलंका पूरे चैप्टर का की पॉइंट है। राइट अब एक देखते हैं इसकी एथनिक कंपोजिशन, लैंग्वेज और रिलीजन के बेस पे। कुछ बच्चे, ये बहुत डिफिकल्ट कंपोजिशन है, किसी को भी कंपोजिशन समझ नहीं आती है। मैं अभी बताती हूँ कि क्या चीज बच्चों को समझ नहीं आती है। राइट और ये किसी और वीडियो में आपको नहीं बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 74% यहाँ सिन्हाला रहते हैं, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है और 18% तमिल्स रहते हैं। अब तमिल्स भी 2 टाइप के हैं, 13% श्रीलंकन तमिल्स एंड 5% इंडियन तमिल्स। ये श्रीलंकन तमिल्स कौन है? श्रीलंकन तमिल्स जो 13-14 सेंचुरी में इंडिया से गए थे श्रीलंका, और ये वहीं के होके रह गए। ये बहुत सदियों की बात है, 13 के टाइम की। राइट और इंडियन तमिल कौन है? इंडियन तमिल जब हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे, तो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से इंडेंजर्ड लेबर के तौर पर इंडियन पीपल को वहां पर भेजते थे प्लांटेशन वर्क के लिए।
और ये जो बदवा मजदूर जिसको कहते हैं, इंडेंजर्ड लेबर जो होता है वो लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाकर ले जाया जाता है और वहां जाकर उनके पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लिया जाता है, उन्हें मजबूर कर दिया जाता है, उनसे बदवा मजदूरी कराई जाती है और 24-24 घंटे उनसे काम कराया जाता है। मतलब वो कंडीशन ऐसे हो जाता है, फिर वो बंदा वापस आ ही नहीं पाता अगर वो ट्राई भी करता है, राइट। तो ये वो वाले इंडियन तमिल्स थे, राइट। तो 18% तमिल्स, जिसमें 13% श्रीलंकन तमिल्स है जो बहुत सदियों पहले गए थे, और 5% इंडियन तमिल्स हैं, राइट। तो अब कंडीशन क्या होती है, और बुक में आपकी क्या दिया गया है कि 14% सिन्हाला है, 18% तमिल्स है और 1% क्रिश्चियंस हैं। अब बच्चों की कंडीशन क्या रहते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं कि 74% सिन्हाला, 18% तमिल्स और 7% क्रिश्चियंस, इनकी टोटलिटी हो जाती है 99%। अब बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि 1% का है, तो हमें इसका टोटल नहीं करना है, हमें करना है इनका टोटल। 74, 18 प्लस 74%, 18% और 8%, यहां पर क्या हो जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा 100%। अब इसमें कंडीशन क्या है, 74% तो हमारे पास सिन्हाला है, 18% तमिल है और 8% अदर लैंग्वेजेस है। बच्चे ये लैंग्वेज है और ये रिलीजन है। अब मैं बताती हूँ, 74% पीपल सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं जो बुद्धिस्ट हैं, राइट। सिन्हाला लोग कौन है, सिन्हाला लोगों का रिलीजन क्या है, बुद्धिस्ट है, बुद्धिज्म है। सिन्हाला बुद्धिस्ट है। तमिल्स कौन है, हिंदू और मुस्लिम्स हैं। और अदर लैंग्वेजेस में क्या रिलीजन है, क्रिश्चियंस हैं, जिसमें 7% क्रिश्चियंस हैं। और क्रिश्चियंस क्या लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हाला और तमिल्स दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। यहाँ ये जो 8% अदर लैंग्वेजेस है, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है। बुक में सिर्फ 74%, 18% और क्रिश्चियन 7% ये है, और बच्चे इसको टोटल करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये रिलीजन है और ये लैंग्वेजेस हैं, जिसमें 74 और 18% का तो लैंग्वेजेस हमें बता दी है, 8% लैंग्वेज को नहीं बताया गया है। यहाँ आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सिन्हाला, बुद्धिस्ट, हिंदू, तमिल्स, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपको किसी भी वीडियो में आज तक नहीं बताया गया है, राइट। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों, क्योंकि आपको पूरा चैप्टर नोट्स बनाकर ही पढ़ाया जाता है, राइट। और ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे आप अगर अंडरस्टैंड कर जाते हो, उसके बेस पे आप पूरा चैप्टर अंडरस्टैंड भी कर जाते हो और आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं, आप समझ आया सिन्हाला कौन है। सिन्हाला कौन है, सिन्हाला है बुद्धिस्ट। तमिल कौन है, तमिल है हिंदू और मुस्लिम्स। और तमिल को की लैंग्वेज को डिवाइडेशन किसमें किया गया है, 13% इंडियन तमिल, श्रीलंकन तमिल और 5% इंडियन तमिल्स। इसकी जो ये वाले पॉइंट्स लिखे गए ना, 74%, 18%, 13%, 5%, 7%, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने इनको एक एक डिफरेंट पार्ट्स में बता दिया गया है। ये अगर माइंड में लॉक हो जाता है तो श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन ही सुलझ जाती है, राइट। तो हमने देखा बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन, बेल्जियम में मेजोरिटी किसकी थी, डच पीपल की, और माइनॉरिटी फ्रेंच पीपल की। कैपिटल में कंडीशन डिफरेंट थी, कैपिटल में माइनॉरिटी मेजोरिटी पे थी और मेजोरिटी माइनॉरिटी पे थी। अब यहाँ भी पूरा चैप्टर ही मेजोरिटी माइनॉरिटी पे बेस करता है। यहाँ मेजोरिटी किसकी है, सिन्हाला की है, और यहाँ माइनॉरिटी किसकी है, तमिल्स की है, राइट। तो 74%, 18%, 18% को भी सब डिवाइड किया गया 13% में और 5% में। अदर लैंग्वेजेस यहाँ 8% है और क्रिश्चियन 7% है। यानी बुद्धिस्ट हुए 74%, हिंदू मुस्लिम हुए 18% और क्रिश्चियंस हुए 7% और 1% अदर लैंग्वेजेस बोलते हैं। अदर 1% का रिलीजन नहीं बताया गया है यहाँ पर, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे श्रीलंका में मेजोरिटी होती है और बेल्जियम में मेजोरिटी होती है, और कैसे ये दोनों ही कंट्रीज अपने अपने इश्यूज को टैकल करती हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो एवरीवन। तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा बेल्जियम और श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन, कैसे दोनों में सेम इश्यूज थे और कौन कौन से इश्यूज थे अपनी पहचान को लेकर, अपने राइट्स को लेकर, अपनी एक पोजीशन को लेकर, राइट। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि श्रीलंका ने उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि बेल्जियम ने कैसे टैकल किया, राइट। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो ये तो हमने पहले ही देखा है कि श्रीलंका और बेल्जियम दोनों में मेजोरिटी माइनॉरिटी का डिफरेंस था। अब देखते हैं श्रीलंका ने मेजोरिटी और माइनॉरिटी को कैसे मैनेज किया। तो मेजोरिटेरियनिज्म देखते हैं पहले क्या होता है। मेजोरिटेरियनिज्म इज अ, वैसे डेफिनेशन आपकी बुक में गूगल पे हजारों मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ डेफिनेशन लर्न करने की बात तो है ही नहीं। हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि रटा हुआ याद किया हुआ हम हमेशा भूल जाते हैं। आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आप खुद भी बना के लिख सके। ए रूल ऑफ मेजोरिटी ओवर माइनॉरिटी, मैंने बहुत सिंपल से डेफिनेशन लिया है। वो रूल, मेजोरिटी का रूल माइनॉरिटी पर। जिस कंट्री में जो मेजोरिटी के लोग होते हैं वो हमेशा ही अपनी पावर को मेंटेन करना चाहते हैं, वो हमेशा ही पावर में रहना चाहते हैं, पोजीशन में रहना चाहते हैं, और वो हमेशा ही अपना डेवलपमेंट देखते हैं। तो वही चीज हुई श्रीलंका के साथ। यहाँ मेजोरिटी में कौन थे, मैं टाइम टू टाइम रिमाइंड कराती रहूंगी। यहाँ मेजोरिटी में कौन थे, यहाँ मेजोरिटी में सिन्हाला थे। बेल्जियम में मेजोरिटी में कौन थे, डच थे। एक डिफरेंस ये था कि श्रीलंका में मेजोरिटी ने रूल किया और बेल्जियम में मेजोरिटी रूल नहीं कर पा रही थी। डिफरेंस दोनों सेम था। आप देखते हैं कि सिन्हाला ने अपनी सुप्रीमेसी को अपनी मेजोरिटी को सुप्रीम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए और उनके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े। स्टेप्स देखते हैं क्या लिया उन्होंने। एंड एक्ट 1956, उन्होंने एक एक्ट पास किया 1956 में, जिसमें उन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। एंड दे इग्नोर तमिल, क्योंकि वो मेजोरिटी में थे, वो बिल को इजीली पास कर पाए, एक्ट को इजीली पास कर पाए क्योंकि मेजोरिटी में थे। और उन्होंने, मेजोरिटी में कौन लोग थे, सिन्हाला थे। सिन्हाला का क्या रिलीजन था, बुद्धिज्म। वो बुद्धिस्ट थे, सिन्हाला बुद्धिस्ट थे। तो उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दिया, क्योंकि पावर में सिन्हाला थे, पावर में बुद्धिस्ट थे, तो उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, अब उन्होंने वो पॉलिसीज बनाई जो उन्हीं की लैंग्वेज को, उन्हीं के रिलीजन को प्रिफेयर करती है, उन्हीं के लोगों को प्रिफेयर करते हैं। यानी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में वही उन्हीं लोगों को राइट्स मिलेंगे, उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस मिलेगी, चाहे वो जॉब हो, कुछ भी हो, ऑफिशियल वर्क हो, सब में प्रायोरिटी उन्हीं के लोगों को मिलेगी, उन्हीं की मेजोरिटी को मिलेगी। वो सारी पॉलिसीज बनाई, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स हो, किसी भी फील्ड में, हर फील्ड में उन्हीं के लोगों को रेज किया जाएगा, राइट। बूस्टर ऑफ बुद्धिज्म, अब ऑब्वियसली उन्होंने देखो अपनी ही लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया, अपने ही रिलीजन को फोस्टर किया, यानी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फोस्टर ऑफ बुद्धिज्म। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो बूस्ट करता था, जो सपोर्ट करता था बुद्धिज्म को। अब मेजोरिटी में कौन थे, सिन्हाला पीपल, जो कि बुद्धिस्ट थे। अपनी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, ऐसा कानून बनाया ताकि उन्हीं के रिलीजन को, यानी जो बुद्धिज्म था, उसी को फोस्टर करे, यानी उसी को मजबूत करे, उसी को थोप दिया जाए। मतलब वहां पर कोई और लैंग्वेज, कोई और रिलीजन को माना नहीं जाएगा, बुद्धिज्म को अप्लाई किया जाएगा, बुद्धिज्म को ही माना जाएगा सारी जगह, राइट। इम्पैक्ट, अब इन्होंने ये स्टेप्स लिए। क्या क्या स्टेप्स है, सिन्हाला को लैंग्वेज बनाया, पॉलिसी सारी अपने लोगों के फेवर में की, और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो उन्हीं के रिलीजन को बूस्ट करेगा, राइट। इम्पैक्ट, अब इसके इम्पैक्ट क्या हुए, वो तो मौज मस्ती में थे, वो मेजोरिटी में थे, वो पावर में थे, वो सब कुछ किए जा रहे थे ताकि वो पावर उनसे खत्म ही कभी ना हो। लेकिन उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा था, तमिल्स पे, क्योंकि तमिल्स को कुछ भी नहीं मिल रहा था, उनकी लैंग्वेज को इग्नोर किया जा रहा था, उनके रिलीजन को इग्नोर किया जा रहा था, उनके लिए कोई भी पॉलिसीज नहीं बन रही थी। अब उन पर इस सुप्रीमेसी का क्या इम्पैक्ट हुआ, फीलिंग्स ऑफ एलिनेशन।
अब जो तमिल थे उनमें एक एलिनेशन, एक ये फील होने लगा तमिल को कि यार वी आर लिविंग इन दिस कंट्री, हम इस कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज हो या हमारा रिलीजन हो या हमारी फीलिंग्स हो, हमारे राइट्स हो, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो उन्हें ये फील होने लगा कि वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में हैं और आपको आपकी क्लास में आपके रिलीजन के सिर्फ 2 बच्चे हैं आउट ऑफ 40। आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स में आपके रिलीजन के सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं, और आपकी किसी अच्छे काम को आपको पार्टिसिपेट ना कराया जाए, आप अगर टीचर से कुछ पूछे तो आपको इग्नोर कर दिया जाए, इनफैक्ट टीचर आपको डांट दे, आप किसी चीज में पार्टिसिपेट करना चाहे वहां आपको पार्टिसिपेट के लिए मना कर दिया जाए, आप अगर क्लास में टॉप मोस्ट स्टूडेंट हैं या आप बहुत अच्छा एकेडमिकली आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको वहां भी पोजीशन ना मिल पाए, आप क्लास टीचर से कंप्लेन करें वहां आपकी सुनवाई ना हो, आप हेड को कंप्लेन करें वहां आपकी सुनवाई ना हो, आप प्रिंसिपल को कंप्लेन करें वहां आपकी सुनवाई ना हो, तो आपको क्या फील होने लगेगा कि नहीं, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो एक टाइम तक आप एडजस्ट करोगे, एक टाइम के बाद आप छोड़ के खड़े हो जाओगे कि नहीं, वी कांट एडजस्ट इन दिस सिचुएशन, राइट। उस सिचुएशन में कोई भी रह नहीं पाएगा। तो तमिल्स के साथ वही कंडीशन चल रही थी, डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब्स, उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही थी, उनका एजुकेशनल लेवल कितना भी हो, उनकी टैलेंट कितना भी हो, स्किल्स कितनी भी हो, वो जॉब्स नहीं मिल पा रही थी उनको, क्योंकि जॉब्स सारी किन को मिल रही थी, सिन्हालास को मिल रही थी, राइट। इनसेंसिटिविटी टू देयर लैंग्वेज, उनके लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया गया, और फिर वहां की लैंग्वेज जो थी वो सिन्हाला थी, तमिल को स्पेस ही नहीं मिला वहां पर। इग्नोर देयर इंटरेस्ट, उनके किसी भी फीलिंग्स को, किसी भी डिमांड को, किसी भी चीज को कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी। डिनायल ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, उन्हें पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे थे, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। रिलेशन स्ट्रेंथ, आप एक फॉर एग्जाम्पल अनदर वी कैन हैव द एग्जाम्पल ऑफ योर क्लास, उस स्कूल में रहकर आप अदर स्कूल्स में जाकर जीत रहे हो, अपने स्कूल का नाम रोशन कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो, मोर देन 100% दे रहे हो, बट आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है। तो व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ योर्स, व्हाट विल बी द मोरल ऑफ योर्स, आपकी मोरल जो था वो डाउन हो जाएगा। आप खुशी खुशी दूसरे स्कूल से जीत कर आते हो और आपके स्कूल में आके आपको ना तारीफ की जाए, आपको ना अप्रिशिएट किया जाए, आपको कुछ भी ना कहा जाए, तो वो जो मोरल होता है ना, वो बूस्ट तो दूर की बात है, वो डाउन हो जाता है, राइट। एंड दैट इज नॉट द लॉस ऑफ दैट स्टूडेंट, उस बच्चे का लॉस नहीं है, वो लॉस है उस पूरे स्कूल का। सेम इज द केस विद दिस, कि यहाँ लॉस था पूरी कंट्री का, क्योंकि ये वो टाइम था जब उस कंट्री की नींव रखी जा रही थी, वो शुरुआत हो रही थी उस फसाद की, उस लड़ाई की, जो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। अब इम्पैक्ट ये हुआ, स्टेप्स ये थे और इम्पैक्ट ये हुआ, तमिल्स अलग होते चले गए। स्टेप्स बाय तमिल्स, अब वही है जब सीधी उंगली से वो लोग तमिल जो थे वो रिक्वेस्ट करते रहे, डिमांड करते रहे, लेकिन जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो उन्होंने भी, जब उन्होंने देखा कि हम बिल्कुल ही इग्नोरेंट हैं, तो उन्होंने कुछ स्टेप्स उन्होंने भी लिए। लॉन्च पार्टीज, उन्होंने अपनी अपनी पार्टीज बनानी स्टार्ट कर दी कि भाई हम भी अब लड़ना स्टार्ट करेंगे, अपने डिमांड्स रखेंगे, राइट। स्ट्रगल फॉर, उन्होंने स्ट्रगल किए रिकॉग्निशन ऑफ तमिल, कि तमिल को पहचान मिलनी चाहिए, वी आर इन द कंट्री एंड वी वांट रिकॉग्निशन, हमें पहचान चाहिए, हमारी अपनी लैंग्वेज को पहचान चाहिए। तो रीजनल ऑटोनॉमी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर पूरी कंट्री में हमें पहचान नहीं मिल रही है, लेकिन एटलीस्ट हमें रीजनल पहचान तो दे दो, हमारे राइट्स को रीजनल राइट्स तो दो, लेकिन वहां भी नहीं मिला। इक्वालिटी इन जॉब्स एंड एजुकेशन, के हमें इक्वालिटी दो, अगर हम टैलेंट है हमारे अंदर, हम जो एजुकेशन भी है, टैलेंट भी है, सब कुछ है, तो हमें जॉब्स भी मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें थी, उन्होंने स्ट्रगल किया, बट देयर डिमांड्स वर रिपीटेडली डिनाइड, लेकिन उनकी डिमांड्स को रिपीटेडली डिनाई किया गया, उनकी जो भी वो बोल रहे थे वो नहीं माना जा रहा था। देन दे डिमांडेड, उन्होंने कहा कि चलो तुम कुछ भी नहीं दे रहे हो, एंड इंडिपेंडेंट तमिल एलम,
कि चलो अगर तुम हमें कंट्री में पहचान नहीं दे रहे हो, हमें रीजनल पहचान नहीं दे रहे हो, हमारा एक अपना स्टेट बना दो। तुम हमें कुछ भी नहीं दे रहे हो, हमारा एक अपना स्टेट बना दो जहां हमें अपनी पहचान मिल जाए, राइट। किस साइड में? इन नदर्न ईस्टर्न, क्योंकि जो तमिल्स थे वो नदर्न ईस्टर्न की साइड में अपना स्टेट मांग रहे थे। अगेन डिनाइड, उनकी ये डिमांड भी नहीं मानी गई। तो क्या हुआ? व्हाट वाज द रिजल्ट? देयर वाज अ सिविल वॉर। सिविल वॉर हुआ। ये कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होती है जब उन्होंने स्टेप्स लिए थे, राइट। जब उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि वो अलग होते चले गए, उन्होंने फिर अपने स्टेप्स लिए, अपने पार्टीज बनाए, उन्होंने डिमांड्स पे डिमांड्स रखे, लेकिन उन डिमांड्स को भी इग्नोर कर दिया गया। और वही वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ योर फैमिली। आप अपनी फैमिली का एग्जांपल लीजिए कि अगर आपकी फैमिली में 2 ब्रदर्स हैं, आप और आपके ब्रदर्स, आपको ना रिस्पेक्ट मिले, ना राइट्स मिले, कुछ भी नहीं मिले, हर चीज में आपके ब्रदर को राइट्स मिल रहे हैं, आपके ब्रदर को रिस्पेक्ट मिल रहा है, हर चीज आपको ब्रदर को मिल रही है, तो एक टाइम तो आप सहते रहेंगे। उसके बाद आप थोड़ा डिमांड करना स्टार्ट करेंगे, आप थोड़ा बोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि मुझे भी राइट्स मिलने चाहिए, मुझे भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मुझे भी ये मिलने चाहिए, राइट। उसके बाद अगर आपकी फैमिली वो भी इग्नोर कर देते हैं, क्या सिचुएशन होती है? फिर होती है कि जब कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो वही जो यहाँ हुआ सिविल वॉर, राइट। तो वो कंडीशन ही नहीं आनी चाहिए। इफेक्ट्स ऑफ सिविल वॉर। अब इफेक्ट क्या हुआ? इस मेजोरिटेरियनिज्म का इफेक्ट क्या हुआ? थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ किल्ड, दोनों ही लैंग्वेजेस के लोग मारे गए। ऐसा नहीं था कि सिर्फ तमिल्स लड़ रहे थे, तमिल्स मारे गए, सिन्हाला भी मारे गए। मैनी वर टू लीव द कंट्री, बहुत सारी फैमिलीज को अपनी कंट्री छोड़नी पड़ी, उन्हें एज अ रिफ्यूजी रहना पड़ा। मैनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड, बहुत लोगों को उनके कारोबार खत्म हो गए। ऑब्वियसली किसी कंट्री में सिविल वॉर होगा तो वहां की हर चीज अफेक्ट होती है, उस कंट्री का बिजनेस इफेक्ट होता है, उस कंट्री का सोसाइटी, एक रिलेशन जो होता है वो खराब होता है, उस कंट्री का कल्चर डिस्टर्ब होता है, उस कंट्री की हर चीज डिस्टर्ब होती है। टेरिबल सेटबैक, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक। सोसाइटी सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली वो तहस नहस हो गया श्रीलंका उस टाइम पर। तो ऑब्वियसली इफ ए पार्ट ऑफ अ कंट्री इज नॉट हैप्पी, if a part of a country is not getting respect, if a part of a country, if a talent of a country is not being used, then what will be the condition, what will be the situation, what will be the result? अगर एक स्कूल है जिसमें एक बच्चे को इग्नोर किया जा रहा है, 2 बच्चों को इग्नोर किया जा रहा है, 4 बच्चों को इग्नोर किया जा रहा है, और उन बच्चों का टैलेंट वो स्कूल यूज नहीं कर पा रहा है, तो वो बैड लक उस बच्चे का नहीं, उस बच्चे में अगर टैलेंट है वो कहीं भी कुछ भी कर लेगा, लेकिन लॉस है वो उस स्कूल का। इसी तरह यहाँ पर एक कंट्री के उस पार्ट का ना टैलेंट यूज किया जा रहा है, ना ही उस कंट्री का मोरल भी बूस्ट नहीं किया जा रहा है, तो वो कंट्री कैसे सक्सेस कर सकती है? क्योंकि सक्सेस तो पूरे कंट्री मिलकर करती है ना, लेकिन कंट्री के एक हिस्से को इग्नोर किया जा रहा है, एक हिस्से को इग्नोर नहीं किया जा रहा। इट मीन्स एक हिस्से के टैलेंट को, एजुकेशन को, लोगों की सोच को, आइडियाज को इग्नोर किया जा रहा है, और वो कंट्री जो एक हिस्से को इग्नोर करेगी तो वो फुल्ली सक्सेस तो नहीं कर पाएगी, राइट। तो मेजोरिटेरियनिज्म इज ऑलवेज ए रॉन्ग थिंग, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वेट, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम बात करते हैं श्रीलंका ने कैसे मैनेज किया। अब देखते हैं बेल्जियम कैसे टैकल करता है। श्रीलंका ने ऐसे मैनेज किया और उसका रिजल्ट क्या हुआ? सिविल वॉर। अब देखते हैं बेल्जियम ने कैसे टैकल किया और उसका रिजल्ट क्या आता है, राइट। हेलो एवरीवन। तो लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि स्टार्टिंग से ही हम बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जांपल देखते आ रहे हैं। श्रीलंका में हमने देखा दोनों में एक सेम कंडीशन थी, बेल्जियम और श्रीलंका में मेजोरिटी माइनॉरिटी थी। श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म अपनाया और वहां रिजल्ट हुआ सिविल वॉर। तो अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि बेल्जियम ने वो सेम सिचुएशन को कैसे टैकल किया, और उसके बाद हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, पावर शेयरिंग को क्यों अपनाना चाहिए, राइट। Accommodation in Belgium. Accommodation means political or social arrangement.
लैंग्वेज को, डाइवर्सिटी को टैकल करने का एक अरेंजमेंट, उसको एकोमोडेशन कहते हैं, राइट। अब बेल्जियम ने क्या स्टेप लिया? टुक डिफरेंट पाथ। बेल्जियम ने श्रीलंका की तरह मेजोरिटारियनिज्म नहीं अपनाया, राइट। उसने एक डिफरेंट रास्ता अपनाया, रिकॉग्नाइज द डिफरेंसेस। उसने डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, अगर हमारी कंट्री में 2 या 3 जितने भी लैंग्वेजेस रहते हैं, मेनली यहाँ पर बेल्जियम में डच और फ्रेंच पीपल का वो चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, राइट। जर्मन तो 1% है, उसका इतना बड़ा इशू नहीं है। तो उन्होंने डिफरेंस को रिकॉग्नाइज किया कि दोनों लैंग्वेजेस हमारी ही हैं, दोनों लैंग्वेजेस का लॉस हमारा है, बेनिफिट हमारा है, तो हमें दोनों लैंग्वेजेस को साथ लेकर चलना पड़ेगा, राइट। उन्होंने ये नहीं किया कि मेजोरिटी किसकी थी? डच की थी, फ्रेंच को इग्नोर करते। वो फ्रेंच को इग्नोर नहीं करना चाहते थे, ना ही वो डच को प्रायोरिटी देना चाहते थे। दे वांट इक्वालिटी, दे वांटेड इक्वालिटी। उन्होंने इक्वालिटी रखी, तो उन्होंने डिफरेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ, इशू यहां से चल रहा है। वो कहते हैं ना, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। टाइम रहते अगर समझदारी भरा स्टेप ले लिया जाए तो बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों को, नुकसान को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो यही काम बेल्जियम ने किया। उसने क्या किया? उसने क्या स्टेप्स लिए? 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फ्रॉम 1970 टू 1993। 70 से 93 तक उन्होंने 4 टाइम अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, अमेंडमेंट्स किए, एंड दे कंटिन्यू टू चेंज, दे कंटिन्यू टू अमेंड्स until they satisfied the difference। जब तक वो उस डिफरेंसेस को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए तब तक वो कंटिन्यू करते रहे चेंज करना। इक्वल नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स लॉज बाय लॉ। अब उन्होंने मेजोरिटी माइनॉरिटी को खत्म कर दिया। मिनिस्टर्स जो थे, जो लॉ मेकिंग बॉडी थी पार्लियामेंट में, उन्होंने मिनिस्टर्स इक्वल कर दिए। डच भी और फ्रेंच भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया, वहां मेजोरिटी माइनॉरिटी खत्म हो गई। ये नहीं था कि फ्रेंच पीपल इकोनॉमिकल डेवलप थे, रिच थे, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई, या डच पीपल क्वांटिटी में ज्यादा थे, उनको इंपॉर्टेंस मिल गई। नहीं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया, राइट। मोर पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। उन्होंने स्टेट अब लॉज बाय बोथ। अब कोई भी कानून बनेगा वो दोनों बनाएंगे। अब जब दोनों कानून बनाएंगे तो दोनों अपनी अपनी लैंग्वेजेस को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। दोनों में कोई भी किसी अदर की लैंग्वेज को इग्नोर नहीं करेगा, अदर के रिलीजन को इग्नोर नहीं करेगा। तो जब कानून ही दोनों मिलकर बना रहे हैं तो डेफिनेटली दोनों की फीलिंग्स का ध्यान रखा जाएगा, इस डिफरेंस का ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद मोर पावर टू स्टेट गवर्नमेंट। अब उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दे दी ताकि सेंट्रल लेवल पर जो बॉडी काम करती है वो हर जगह जा जाके वो चीजें, वो इश्यूज टैकल नहीं कर पाती है जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट टैकल करती है। तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी कि आपकी स्टेट में अगर इस तरह का कोई इश्यू होता है तो उसे इजीली टैकल उसी लेवल पर कर लिया जाए, वो नेशनल मुद्दा ना बने, राइट। इक्वल रिप्रेजेंटेशन एट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सेपरेट गवर्नमेंट फॉर रिस्क। उन्होंने अब इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। अब हमने क्या देखा था? मेजोरिटी थी डच की कंट्री में और माइनॉरिटी थी फ्रेंच की, और वही ब्रसल्स में, कैपिटल में, मेजोरिटी फ्रेंच पीपल की थी और माइनॉरिटी डच पीपल की थी। तो कंट्री ने कैपिटल की माइनॉरिटी को इक्वालिटी दे दी, कैपिटल ने कंट्री की माइनॉरिटी को इक्वालिटी दे दी। डच पीपल ने फ्रेंच को कंट्री में और फ्रेंच पीपल ने डच को कैपिटल में इक्वालिटी दे दी। जैसे कि ये कंट्री और ये कैपिटल, ये डच और ये फ्रेंच। डच मेजॉरिटी में थे और फ्रेंच माइनॉरिटी में थे, राइट। और यहाँ डच जो थे वो माइनॉरिटी में थे और फ्रेंच मेजॉरिटी में थे। इन्होंने, डच पीपल ने
फ्रेंच पीपल को कंट्री में इक्वालिटी दे दी और फ्रेंच पीपल ने माइनॉरिटी को डच पीपल को इक्वालिटी दे दी। यानी चलिए इसको छोड़िए, मेजोरिटी ने माइनॉरिटी को और माइनॉरिटी ने मेजोरिटी को इक्वालिटी दे दी। कंट्री वालों ने कहा माइनॉरिटी को हम तुम्हें इक्वालिटी देती हैं, और कैपिटल में मेजोरिटी ने कहा माइनॉरिटी से कि हम तुम्हें इक्वालिटी देते हैं। यानी अब कंट्री में भी इक्वालिटी आ गई और कैपिटल में भी इक्वालिटी आ गई। दोनों ने एक दूसरे को इक्वालिटी, अपने अपने यहाँ इक्वालिटी दे दी। अब कहीं भी मेजोरिटी नहीं रही, राइट? तो इसलिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया उनका और सेपरेट गवर्नमेंट बना दी उन्होंने ब्रुसेल्स में। इन दोनों ने एक दूसरे से एडजस्टमेंट करते, एक दूसरे को दोनों जगह की मेजोरिटी ने दोनों जगह की माइनॉरिटी को इक्वालिटी दे दी, राइट? अब आता है और ब्रुसेल्स की एक सेपरेट गवर्नमेंट बन गई और सेपरेट गवर्नमेंट में उन्होंने डच पीपल को इक्वालिटी दे दी। कम्युनिटी गवर्नमेंट अब एक थर्ड गवर्नमेंट बना दी। इक्वालिटी, रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें करने के बाद भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी कि देश का कोई भी हिस्सा हो, वहां पर जितने भी लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज हैं वो कम्युनिटी गवर्नमेंट टैकल करेगी और हर लैंग्वेज की अपनी कम्युनिटी बना दी। हिंदूज की अपनी कम्युनिटी बना दी, और जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी अगर इंडिया की बात करें, जैसे कि हिंदूज की अपनी एक कम्युनिटी है जिसमें वो शास्त्र वगैरह पढ़ाते हैं। मुस्लिम्स की अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है जिसमें मदरसा वगैरह पढ़ाते हैं, शेखुल हदीस वगैरह ये जो होता है, ठीक है। और यहाँ पर बेल्जियम में डच पीपल की एक अलग कम्युनिटी बन गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई। फ्रेंच पीपल की अपनी गवर्नमेंट बन गई। अब जब हर लैंग्वेज की कम्युनिटी अपनी गवर्नमेंट होगी, हर लैंग्वेज की अपनी गवर्नमेंट होगी, तो इग्नोरेंस का सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल ही नहीं उठता कि उस मेजोरिटी वहां पर मेजोरिटी या माइनॉरिटी आ जाए। अब सपोज मैं उसमें डच में आती हूँ, मेरी अपनी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट मुझे सरकार ने दे दी, तो जब सरकार ही उसी लैंग्वेज की होगी तो उस लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस डेफिनेटली मिलेगी, राइट? डच पीपल की अपनी गवर्नमेंट बनी, फ्रेंच पीपल की अपनी गवर्नमेंट बनी, तो वहां इश्यू ही नहीं रहा। दोनों लैंग्वेजेस को अपने अपने गवर्नमेंट मिल गए और अपने अपने गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस मिल गई, राइट? अभी थर्ड गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है? थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ वन लैंग्वेज। वही डच पीपल ने मिलकर अपने गवर्नमेंट बना ली, फ्रेंच पीपल ने मिलकर अपनी गवर्नमेंट बना ली। पावर कल्चरल एंड एजुकेशनल, और इस गवर्नमेंट को पावर किस चीज पे मिली? कल्चरल और एजुकेशनल। जैसे मुस्लिम्स का मदरसा चलता है, क्रिश्चियंस का मिशनरीज स्कूल्स चलते हैं, उस तरह के अपने अपने। अब कोई भी इशू नहीं रहा, ना डच को इशू रहा ना फ्रेंच को इशू रहा। अपनी लैंग्वेज को कैसे भी पढ़ाओ, कैसे भी काम करो, इक्वालिटी और इंपॉर्टेंस और रिस्पेक्ट सबको मिली, राइट? सो दिस वाज द एकोमोडेशन। ये एकोमोडेशन रहा कैसे ब्रिसेल्स ने अपनी डाइवर्सिटी को साथ लेकर चले और एक एग्जाम्पल सेट किया। जब यूरोपियन कंट्रीज की एक यूनियन बन रही थी, तो उस यूनियन के लिए हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स चुना गया, क्योंकि इस ब्रुसेल्स ने बेल्जियम ने एक वो एग्जाम्पल सेट किया कि इतनी डाइवर्सिटी को भी मैनेज किया जा सकता है पावर शेयर करके। That's why we are studying Belgium. That's why we are studying श्रीलंका। अब ये दोनों एग्जाम्पल हमने देख लिए, दोनों में लैंग्वेज रिलेटेड, अपनी पहचान से रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे। एक कंट्री ने पावर शेयरिंग अपनाई नहीं, वहां दंगे फसाद हुए, वो लोग मरने मारने पर उतर आए, और एक कंट्री ने पावर शेयरिंग को अपनाया तो वहां के इश्यूज जड़ से उखड़ कर फेंक दिए गए। और ना कि सिर्फ उन्होंने अपने इश्यूज को सोल्व किया, उन्होंने पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट किया, और उस एग्जाम्पल सेट करने के लिए बेल्जियम वाज सपोज टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल। और इसीलिए यूनियन कंट्रीज की जो एक वो बन रही थी, यूनियन बन रही थी यूरोपियन कंट्रीज की,
हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स को चुना गया, बेल्जियम को चुना गया, राइट। सो दिस वाज द एकोमोडेशन। अब पता चला कि पावर शेयरिंग को लेकर हम बेल्जियम और श्रीलंका क्यों पढ़ रहे हैं। हमने बिल्कुल देख लिया कि किसने पावर शेयरिंग अपनाई और किसने नहीं अपनाई, पावर शेयरिंग अपनाने का क्या फायदा हुआ, पावर शेयरिंग ना अपनाने का क्या नुकसान हुआ। अब हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। अगर ये टॉपिक आपको पहले पढ़ा दिया जाता कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है तो आपको समझ ना आता। अब हम देख चुके हैं पावर शेयरिंग के फायदे क्या होते हैं, राइट। अगर सेपरेटली आ जाता है कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है तो अब इसको डिस्कस करते हैं। और हाँ, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छे अच्छे मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, राइट। तो चलिए अब कमेंट सेक्शन में लिखिए, अभी इसी टाइम लिखिए कि बेल्जियम में और एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम की कितनी है और श्रीलंका की कितनी है। बेल्जियम में डच कितने परसेंट है और श्रीलंका में सिन्हाला कितने परसेंट है और तमिल कितने परसेंट है और तमिल की सब डिवाइडेशन क्या है। थोड़ा सा जोर दीजिए और ट्राई कीजिए। अगर आप अभी लिख देते हैं इट मीन्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो चलिए देखते हैं अब पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। इसके 2 रीजन है, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन। प्रूडेंशियल मीन्स सेंसिबल, केयरफुल और वाइज डिसीजन। एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, दिस इज द एग्जाम्पल कि ये सेंसिबल है, केयरफुल है, वाइज डिसीजन है पावर को शेयर करना। तो और मोरल रीजन क्या होता है, एक आपकी मोरालिटी को जो अफेक्ट करे। चलिए इसका डिफरेंस हम अच्छे से समझते हैं कि आप कोई काम करते हैं, उसका फायदा या नुकसान हो रहा है, वो उसका रीजन हो गया प्रूडेंशियल रीजन। हम कोई भी काम करते हैं उसके रीजंस होते हैं। एक काम किया उसका कुछ फायदा हो गया आपको, एक काम किया आपने उससे पैसे कमा लिए, या आपने किसी का काम किया उसने बदले में आपको कुछ दे दिया, वो हो जाएगा प्रूडेंशियल रीजन। जिससे आपको फायदा या नुकसान होता है वो रीजन होता है प्रूडेंशियल रीजन। एक होता है मोरल रीजन। आपने किसी की हेल्प की, उससे आपको फायदा कुछ नहीं हुआ सॉरी आपने किसी की हेल्प करी, उससे आपको कोई भी फायदा नहीं हुआ, ना उस बंदे ने आपको बदले में कुछ दिया, ना आपकी अर्निंग हुई, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उस बंदे की हेल्प करके आपको एक सुकून मिला, आपका दिल खुश हुआ, आपको एक पीस मिला, इनर सेटिस्फैक्शन मिला। दैट इज मोरल रीजन। किसी की भी हेल्प करने के 2 रीजन है। एक तो हमें इकोनॉमिक फायदा होता है या कुछ लेन देन होता है, एक फायदा होता है सिर्फ हम अपने दिल के सुकून के लिए करते हैं। तो मोरल रीजन वही होता है, प्रूडेंशियल रीजन जिससे हमें कुछ फायदा हो जाए, और मोरल रीजन जिससे सिर्फ हमें एक सुकून मिले, राइट। प्रूडेंशियल रीजन बेस्ड ऑन गेन्स एंड लॉस। वही हमने कुछ किया, हम पावर शेयरिंग अपना रहे हैं, उसका फायदा क्या है, उसका फायदा और नुकसान क्या है। फायदा हमने इसमें देखा और नुकसान किस में देखा, हम श्रीलंका में देखा। फायदा बेल्जियम को हुआ और नुकसान श्रीलंका हुआ क्योंकि श्रीलंका ने पावर शेयरिंग को नहीं अपनाया, राइट। हेल्प टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ऑब्वियसली इसने हेल्प किया, यहाँ पॉसिबिलिटी वही थी सिविल वॉर वाली। बेल्जियम में पॉसिबिलिटी सिविल वॉर वाली थी, लेकिन पावर शेयरिंग को अपना के बेल्जियम ने हेल्प रिड्यूस कर दी उस पॉसिबिलिटी को जो कॉन्फ्लिक्ट आ सकती थी, राइट। मैंने स्टार्टिंग से मैं कह रही हूँ कि बेल्जियम और श्रीलंका की सारी स्टोरी बिल्कुल माइंड में सेट करके रखो। अगर वीडियो अभी थोड़ा नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, जब तक ये समझ नहीं आएगा ये समझ नहीं आएगा, राइट। गुड वे टू एंश्योर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आती है अब आपकी गवर्नमेंट है, आप भले माइनॉरिटी में है लेकिन आपको इक्वालिटी दे रही है, आपको अपॉर्चुनिटीज दे रही है, आपको रिस्पेक्ट दे रही है, आपको सब कुछ दे रही है, तो आपका मोरल जो होगा, आपका जो टैलेंट होगा, आप में जो स्किल्स होगी वो बूस्ट हो जाएगी, राइट। और आप उस गवर्नमेंट से खुश रहेंगे, और जिस गवर्नमेंट से आप खुश रहेंगे वो स्टेबल रहेगी। अब यहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल रही क्यों? क्योंकि उसने अपने डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज किया। श्रीलंका में इनस्टेबिलिटी आई क्यों? क्योंकि उसने अपने डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज नहीं किया।
तो ये इंश्योर करते हैं कि स्टेबिलिटी रहे, इंस्टेबिलिटी ना आए। मेजोरिटी अंडरमाइंस द यूनिटी। ऑब्वियसली मेजोरिटी जो है वो यूनिटी को तोड़ के रख देती है। हम श्रीलंका में देख चुके हैं कि श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म था, वहां की यूनिटी खत्म हुई और सिविल वॉर हुआ। देन मेजोरिटी ऑप्रेसिव फॉर बोथ, क्योंकि मेजोरिटी जो होती है वो ऑप्रेसिव होती है। श्रीलंका का एग्जाम्पल हम देख चुके हैं कि मेजोरिटी ऑप्रेसिव हुई जब वहां सिविल वॉर हुआ। उसमें सिर्फ नुकसान तमिल्स का नहीं हुआ, उसमें नुकसान तमिल्स और श्रीलंका दोनों को हुआ और इन टोटलिटी कंट्री खत्म हुई, कंट्री बर्बाद हुई। emphasize the better outcomes of power sharing. Obviously outcomes, इसके रिजल्ट हमेशा ही, हम पावर शेयरिंग को क्यों अपनाते हैं? क्योंकि पावर शेयरिंग के रिजल्ट हमेशा ही फ्रूटफुल होते हैं। emphasize the better outcomes. बेटर आउटकम्स होते हैं तो ही पावर शेयरिंग को अपनाया जाता है, तो ही पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। तो ये प्रूडेंशियल रीजन हो गया, फायदा नुकसान, ये फायदा और नुकसान पे बेस करती है, ये रिड्यूस करती है पॉसिबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी खत्म हुई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, मेजोरिटी अंडरमाइन करते हैं, हम श्रीलंका में देख चुके हैं। मेजोरिटी ऑप्रेसिव होती है किसके लिए? बोथ, सिर्फ तमिल्स को ही नुकसान हुआ, सिन्हाला भी बर्बाद हुए उस सिविल वॉर में। एम्फसाइज द बेटर आउटकम्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग बेटर आउटकम्स लेकर आती है, हम यहाँ देख चुके हैं, राइट। अब मोरल रीजन क्या होता है? मोरल रीजन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का अस्तित्व ही नहीं रह सकता जब तक उसमें पावर शेयरिंग ना हो, क्योंकि पावर शेयरिंग का मतलब है सबको इक्वालिटी देना, जो कि डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, राइट। पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। हमारी गवर्नमेंट हमारे द्वारा ही चुनी जाती है। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में सेंट्रिक कौन है? सेंट्रल पॉइंट पर कौन है? पीपल। पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड, लोगों से उनकी राय ली जाती है। मतलब हम पार्टिसिपेट कैसे करते हैं? अपने वोट डाल के हम ही डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह की पार्टी को वोट दे रहे हैं, किस तरह की गवर्नमेंट को वोट दे रहे हैं और वो कैसे हमें गवर्न करेंगे। इसमें हमारा एक पार्टिसिपेशन होता है, राइट। सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन हैव स्टेक इन द सिस्टम। हमारा पार्टिसिपेशन हमारी कंट्री के सिस्टम में हमारे वोटिंग के थ्रू होता है, राइट। एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग एक्ट कैसे करती है? मोरल हमारा बूस्ट कब होता है? जब हमें सारी चीजें मिलती हैं, इक्वालिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, गर्ल्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बॉयज को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, सारे रिलीजन को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, इक्वालिटी मिलती है, सारी चीजें मिलती है। और जब हम सबको ये सारी चीजें मिलती है, हमारा मोरल बूस्ट होता है। इसलिए मोरल कब बूस्ट होगा? जब हमें ये सारी चीजें मिलेगी, और जब हमारा मोरल बूस्ट होगा तो कंट्री बूस्ट होगी, कंट्री का लेवल बूस्ट होगा। इसलिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, राइट। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है और पावर शेयरिंग में बेल्जियम ने अपनी डिफरेंसेस को कैसे एकोमोडेट किया, राइट। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हेलो एवरीवन, तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग को अपनाने से बेल्जियम में क्या रिजल्ट हुआ और पावर शेयरिंग को ना अपनाने से श्रीलंका में क्या रिजल्ट हुआ। कैसे पावर शेयरिंग की वजह से बेल्जियम ने अपने इश्यू को, अपनी प्रॉब्लम्स को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, और कैसे श्रीलंका ने पावर शेयरिंग ना अपना के अपने सिचुएशन को, अपने इश्यूज को उस हद तक बढ़ा दिया कि वहां एट लास्ट हुआ सिविल वॉर। तो अब हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि पावर को कैसे कैसे शेयर किया जाता है। पावर ऑफ गवर्नमेंट इन वन हैंड। आज पावर शेयरिंग की जो कंडीशन, जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, जो एस्पेक्ट हम देख रहे हैं, स्टार्टिंग से वो नहीं था। स्टार्टिंग में पावर वॉज देयर इन वन हैंड। स्टार्टिंग से पावर एक के हाथ में, पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड में हुआ करती थी। नोशन चेंज, फिर टाइम टू टाइम थोड़ा सा चेंज होता गया, जरूरतें बढ़ती गई, दिक्कतें बढ़ती गई और मेंटालिटी चेंज होती गई, नोशन चेंज होते गए कि नहीं, पावर मस्ट बी डिवाइडेड
इफ द डाइवर्सिटी इज देयर, अगर डाइवर्सिटी है तो पावर शुड ऑल्सो बी डिवाइडेड, पावर भी डाइवर्स होनी चाहिए। पावर पीपल सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, फिर ये देखा गया कि पीपल ही सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, जितनी पॉलिटिकल पावर है उन सब की सोर्स लोग ही हैं। हमारा ये कंसंट्रेशन लोगों पर होना चाहिए, डाइवर्सिटी पर होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट पे होना चाहिए। तो ड्यू रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, और लोगों की ही वजह से डेमोक्रेसी है, लोगों के लिए ही है, लोगों के द्वारा ही है। तो लोगों को ही सेंटर पॉइंट पे रखना होगा, उनकी डाइवर्सिटी को सेंटर पॉइंट पे रखना होगा। सेंटर पॉइंट में उनकी डाइवर्सिटी को प्रायोरिटी देनी होगी। एवरीवन हैज वॉइस, सबकी अपनी वॉइस है, उस सबकी अपनी वॉइस है, वो वॉइस उसके रिलीजन, उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मोल्ड होती है। तो सबकी वॉइस है तो सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, सबके रिलीजन को, सबकी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। पावर गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो पावर को उस वे में डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि हर तरह से पावर हर बंदे तक पहुंचनी चाहिए, राइट। तो यहां से पावर शेयरिंग स्टार्ट होती है। अब देखते हैं पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। पावर को हॉराइजॉन्टल शेयर किया जाता है, ये एक हॉराइजॉन्टल शेयरिंग है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये हॉराइजॉन्टल है। इस पावर को हॉराइजॉन्टल पावर भी कहा जाता है, जिसमें लेजिस्लेचर आता है, ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, राइट। इन ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स 3 टाइप के होते हैं। लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी, लेजिस्लेचर्स में कानून बनाए जाते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में कानून पास होते हैं, और पूरा प्रॉपर कंसंट्रेशन, पूरी सोच विचार के साथ, हर बंदे की सहमति के साथ यहाँ कानून बनाए जाते हैं, राइट। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव वो जो कानून बन जाते हैं उन कानून को लागू कराया जाता है, जिसमें आते हैं प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स और पुलिस। वो कानून को एग्जीक्यूट कराते हैं, कानून को लागू कराते हैं। यहाँ कानून बनता है, यहाँ कानून लागू होता है, राइट। और जुडिशरी, जुडिशरी ये देखती है कि कहीं जो कानून बन रहा है वो तरीके से बन रहा है, नहीं बन रहा है, कोई कानून के अंतर्गत भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। तो वो सोच विचार को भी देखते हैं कि कानून सही तरीके से बन भी रहे हैं, और वो ये भी देखती है कि कानून अगर सही तरीके से बन जाता है उसके बाद वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कानून तो हमने बहुत अच्छा बना लिया लेकिन उसे इम्प्लीमेंट ही ना करें। अगर वो इम्प्लीमेंट ही अच्छी तरह से ना हो रहा है तो वो कानून अच्छा हो या बुरा हो मैटर ही नहीं करता। तो कानून, जुडिशरी का ये काम होता है कि सबसे पहले तो वो यही देखती है कि कानून सही होना चाहिए, और फिर वो देखते हैं वो सही तरीके से लागू भी होना चाहिए। तो ये एक दूसरे पर चेक्स और बैलेंस का काम करते हैं। अगर लेजिस्लेचर को पता हो कि हम पर नजर रखने वाला कोई नहीं है तो वो कोई भी कानून बना सकते हैं। अगर उन्हें पता हो कि कानून हम ही होल सोल हैं, हम ही बनाएंगे, हम चाहे जैसा कानून बना दे, तो उन पर अगर नजर नहीं रखी जाएंगी, वो अपने फेवर में कानून बनाएंगे, जो उनका मन करेगा वो कानून बनाएंगे, राइट। और अगर एग्जीक्यूटिव्स पर नजर ना रखी जाए कि कानून लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो लूज पड़ जाएंगे, वो इम्प्लीमेंटेशन पे वो अटेंशन ही पे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हर काम जो है वो चेक एंड बैलेंस में हो रहा है। इनको पता है कि हम पे नजर रखे जा रहा है, इनको पता है कि हम पे नजर रखे जा रहे हैं, तो वो एक बैलेंस में रहते हैं, राइट। डिफरेंट पावर बट सेम लेवल, इनकी पावर डिफरेंट है। ये कानून बनाते हैं, ये कानून लागू करता है, ये देखभाल करता है कि सब हर जगह हर ऑर्गन अपना सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इनकी पावर डिफरेंट होते हैं लेकिन लेवल सेम होता है। ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा ऊंचे हैं, ये टॉप पर है, ये डाउन पर है, ये टॉप पर है, नहीं, इनका लेवल सेम होता है, ऑर्गन डिफरेंट है। नन कैन यूज अनलिमिटेड पावर, कोई भी अपनी अनलिमिटेड पावर को यूज नहीं कर सकता। उनके हाथ में कानून बनाने की शक्ति है लेकिन वो कानून बनाने की शक्ति अनलिमिटेड पावर में यूज नहीं कर सकते, राइट। सिस्टम ऑफ चेक
एंड बैलेंस ये एक दूसरे को चेक करते रहता है। ये कानून बनाने वाली बॉडी भी ये टेक केयर करती है कि कानून सही तरीके से लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये अपोजिशन का भी काम होता है कि कानून सही बन रहा है नहीं बन रहा है। अभी एग्जाम्पल हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड, अभी एक कानून आया था, वो पास होने के लिए आया था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया क्योंकि उसको सहमति नहीं मिल पाई। तो ये जो चेक एंड बैलेंस का काम है, अपोजिशन इस काम को ज्यादा करती है कि जो सरकार है वो अगर कोई बिल पास कर रही है तो वो सही है या नहीं है। अगर वो सही नहीं होता तो उसे फेल कर दिया जाता है। जैसे अभी हमारे 3-4 कानून आए और वो वापस ले लिए गए, क्यों? क्योंकि उस पर सहमति नहीं हो पाई। तो यहाँ बिल्कुल सिस्टमेटिकली काम चलता है। तो दिस पावर इज कॉल्ड हॉराइजॉन्टल पावर, और ये ऑर्गन्स कहलाता है गवर्नमेंट के, राइट। उसके बाद आते हैं हमारे वर्टिकल पावर। वर्टिकल पावर में लेवल्स होते हैं। इस वाली पावर को ऑर्गन कहा जाता है, इस वाली पावर को वर्टिकल पावर कहते हैं। ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये ऐसे है। ये ऐसे है इसलिए हॉराइजॉन्टल कहा जा रहा है, ये ऐसे है इसलिए इसको वर्टिकल कहा जा रहा है। ये लेवल्स होता है। सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री की होती है उसे यूनियन भी कहा जाता है, सेंट्रल भी कहा जाता है। उसके बाद स्टेट लेवल की, सेंट्रल गवर्नमेंट पे हमारे कौन है? मोदी जी। और स्टेट गवर्नमेंट में यूपी का स्टेट गवर्नमेंट ले लीजिए, या दिल्ली का गवर्नमेंट ले लीजिए, या बंगाल का गवर्नमेंट ले लीजिए, वहां की स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट होता है। यूपी के स्टेट गवर्नमेंट में कौन है? योगी जी, राइट। तो ये दोनों मिलकर फेडरल गवर्नमेंट, जहां यूनियन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट कहलाती है। उसके बाद एक यहां पर पावर को शेयर करने की बात है। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के बाद एक माइंड चेंज हुआ कि नहीं, लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट होनी चाहिए, राइट। लोकल गवर्नमेंट पे लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए। उसके लिए इन्होंने एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई जिसको लोकल गवर्नमेंट कहा गया। और जब ये गवर्नमेंट बनी तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा गया। पहले हमारी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी, फिर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, जो लोकल मुद्दे होते हैं, जो गली मोहल्लों के मुद्दे होते हैं, वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाते। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए उन मुद्दों के लिए लोकल गवर्नमेंट बनाई गई। और लोकल गवर्नमेंट का बनना क्या कहलाया? डिसेंट्रलाइजेशन बनाया कहलाया। तो पावर का हॉराइजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल और यूनियन, देन स्टेट, देन लोकल गवर्नमेंट। ये रीजनल गवर्नमेंट इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। और ये जो रीजनल गवर्नमेंट होती है, हर कंट्री में डिफरेंट नेम्स होते हैं। हमारे यहाँ सेंट्रल यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, हर कंट्री में इनके नेम्स डिफरेंट होते हैं। रीजनल गवर्नमेंट के नेम डिफरेंट होते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। पावर अमंग सोशल ग्रुप्स। अब जरूर ये नहीं है कि ये तो पॉलिटिकल पावर हो गई, राइट। पॉलिटिकल पावर तो हम सारी पढ़ रहे हैं। ये तो हॉराइजॉन्टल हो गई, ये वर्टिकल हो गई। अब हम सोशल ग्रुप्स भी होते हैं, उनको भी पावर दी गई है, राइट। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप, जैसे हमने बेल्जियम में पढ़ा, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप कौन सा बना था? वहां पर बनी थी कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में। लैंग्वेज से रिलेटेड और कल्चर से रिलेटेड उन्होंने एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट कहलाई। और ये वो एक सोशल ग्रुप था जिसको इन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट का नाम दे दिया था। और वो उस गवर्नमेंट को पावर किस चीज की थी? कल्चरल, लैंग्वेज और एजुकेशनल पावर, ताकि पावर हर बंदे तक, हर सिचुएशन तक पावर पहुंचनी चाहिए, राइट। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर वीकर सेक्शन। फिर एक रियलाइजेशन हुआ, एक चीज ध्यान में आई कि जो वीकर सेक्शन है उस तक पावर नहीं पहुंच पा रही है। जो शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, SC/ST है, वो लोग ना तो इतना एजुकेशनल लेवल होता है, ना ही वो इकोनॉमिकल डेवलप्ड होता है, तो उन तक पावर नहीं पहुंच पा रही है। हमारी कंट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसका टैलेंट हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, जो आगे नहीं आ पा रहे हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सेक्शन को, उस वीकर सेक्शन को रेस करने के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी कि गवर्नमेंट की 30% जॉब जो है वो वीकर सेक्शन को दी जाएंगी।
अब वो जॉब सिर्फ उन वीकर सेक्शन को ही दी जाएंगी, भले ही उसके लिए अप्लाई कोई भी करे। नहीं अप्लाई मतलब एक बंदा है जो वीकर सेक्शन से है और 30% में वही बंदा रखा जाएगा, उससे भले टैलेंटेड बंदा अदर सेक्शन से कोई भी हो, उस बंदे को वो जॉब नहीं मिलेगी, वो जॉब उस वीकर सेक्शन को ही मिलेगी, वो SC/ST को ही मिलेगी, राइट। तो उनके लिए, ताकि उन्हें उस कंडीशन से बाहर निकाला जाए और उनके कंडीशन को रेज किया जाए, राइट। वाई, अब ये काम क्यों किया गया? स्पेस इन गवर्नमेंट, ताकि वो जो वीक सेक्शन जो अंधेरे में अंधकार में पड़ा हुआ है उसको स्पेस मिले गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में। फेयर शेयर इन पावर, उसको भी पावर में शेयर मिले। एम्पावरमेंट ऑफ वीकर एंड वीमेन, ताकि विमेन, हमारे यहाँ का विमेन वीकर सेक्शन ही माना जाता है, हालांकि अब तो थोड़ा बहुत ज्यादा उनके कंडीशन रेज होते जा रहे हैं, लेकिन वीकर सेक्शन और विमेन की कंडीशन को रेज करने के लिए ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी, राइट। मुस्लिम्स, जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट का हमने एक एग्जाम्पल लिया, मुस्लिम्स मदरसा चलाते हैं और ये क्रिश्चियन जो है वो मिशनरीज स्कूल चलाते हैं। अब आप ये चीज फील कर रहे हो कि हर बंदे तक पावर पहुंचाने का अरेंजमेंट हुआ है पावर शेयरिंग में, यानी कोई हमारी सोसाइटी का, हमारी कंट्री का कोई भी हिस्सा ऐसा ना रह जाए जिस तक पावर पहुंच ना पाए। उसके बाद आता है पावर अमंग पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। Competition among political parties ensures power not to be in one hand. अब पॉलिटिकल पार्टीज पावर जो होती है सिर्फ उस पार्टी में नहीं होती जो रूलिंग पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी में भी पावर होती है। Competition among parties ensures power not to be in one hand. अब डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है पार्टीज का, वो ये इंश्योर करता है कि पावर सिर्फ एक ही हाथ में ना रहे। अब अगर सारी पावर रूलिंग पार्टी में ही रहेगी, अगर सारी पावर रूलिंग पार्टी में रहेगी तो वो जो उसके मन में आएगा वो कानून बनाएगी और जो उसके मन में आएगा वो काम करेगी। लेकिन अभी रिसेंट हम काफी बारी देख चुके हैं कि राहुल गांधी जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने काफी जो 3-4 बिल अभी आए हैं, उसमें काफी वो जो बिल लेकर मोदी जी जो बिल लेकर आए हैं उनको अपोज करके वो बिल पास नहीं हुए, क्योंकि अपोजिशन पार्टी के अकॉर्डिंग वो कानून थे जो कुछ कम्युनिटी, जो कुछ रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते थे, मतलब कंट्री के सारे रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते थे, सारे सेक्शन को सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए वो बिल पास नहीं हो पाए। तो ये किस वजह से हुआ? क्योंकि पावर जो है वो रूलिंग पार्टी में तो है ही, वो अपोजिशन पार्टी में भी है, और इस अपोजिशन पार्टी की वजह से वो बिल पास नहीं हो पाए जो पूरी कंट्री के लिए फायदेमंद नहीं थे। तो ये जो पार्टीशन होता है पावर का, ये जो डिवाइडेशन होता है पावर का, इससे इंश्योर होता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी मनमानी ना कर पाए। पावर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज, और पावर सारी पार्टीज को डिफरेंट पार्टीज को इसलिए दी जाती है क्योंकि डिफरेंट पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट होते हैं, उनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट होती है, और वो डिफरेंट जो डाइवर्सिटी होती है, जो डिफरेंट मेंटालिटी होती है, उससे जब कोई चीज पास आउट होती है, जब वो अलग अलग दिमाग लोग लगाते हैं कानून बनाने में, और जब बहुमत उस पे आते हैं तो वो कानून एक अच्छा कानून बन के निकलता है। तो इसलिए पार्टीज में पावर होती है, सिर्फ रूलिंग पार्टी में ही पावर नहीं होती, डिफरेंट पार्टीज में पावर होती है। इफ नो मेजोरिटी, अगर किसी पार्टी में मेजोरिटी नहीं हो पा रही है, अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ पा रही है और वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट में वो अपना रूलिंग पार्टी नहीं बन पा रही है, तो वो अलायंस, वो 3-4 पार्टीज इकट्ठे आती हैं और वो अपना अलायंस बनाते हैं, और अगर वो जीत जाते हैं तो वो गवर्नमेंट बनाते हैं जो कि कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, जैसे कि हमारे यहाँ इस टाइम एनडीए की सरकार है, राइट। प्रेशर ग्रुप्स डोंट एम टू form government, rather influence government aid to achieve their aims, right। अब पावर हमने पढ़ी पार्टीज में प्रेशर ग्रुप। अब प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिनका मेन मकसद गवर्नमेंट फॉर्म करना नहीं होता, उनका मेन मकसद होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना।
सोसाइटी के कुछ वो ग्रुप्स जो अपनी जैसे फार्मर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, उनका एक ग्रुप होता है जो कि गवर्नमेंट की को अफेक्ट करता है, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, ताकि गवर्नमेंट वो पॉलिसीज बना सके जो उनके ट्रेड को, जो उनके काम को, जो उनके मकसद को अचीव करने के लिए हेल्प कर सके, राइट। तो वो प्रेशर ग्रुप, तो ये प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है? प्रेशर ग्रुप, ये जो फार्मर्स है, सपोज गवर्नमेंट ने कोई कानून पास किया और वो फार्मर्स के फेवर में नहीं था, तो वो फार्मर्स का एक ग्रुप गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगा। अगर वो ग्रुप प्रेशराइज करने में कामयाब हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो प्रेशर ग्रुप कहलाता है। अगर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब नहीं हो पाता है, तो वो इंटरेस्ट ग्रुप कहलाता है, राइट। और ये प्रेशर ग्रुप हो या इंटरेस्ट ग्रुप हो, अब इसका डिफरेंस समझ लेना, क्योंकि कहीं प्रेशर ग्रुप लिखा था, कहीं इंटरेस्ट ग्रुप लिखा था, दोनों एक ही होता है। अगर सरकार से अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाता है तो वो प्रेशर ग्रुप, यानी वो प्रेशर डाल दिया उन्होंने, वो प्रेशर ग्रुप कहलाता है। और जो अब प्रेशर नहीं डाल पाते वो इंटरेस्ट ग्रुप कहलाते हैं, राइट। अगर अपनी बात मनवा ली तो प्रेशर ग्रुप, बात नहीं मनवा पाए तो इंटरेस्ट ग्रुप, राइट। तो ये था प्रेशर ग्रुप। अब आता है मूवमेंट्स। मूवमेंट्स क्या होती है? कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो सरकार जिनसे अग्रीमेंट नहीं करता है, तो लोग मूवमेंट चलाते हैं। जैसे गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, और सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था। तो ये मूवमेंट चलाया जाता है, इसमें काफी सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वो एक दिशा में काम करते हैं, एक मूवमेंट। जैसे गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, इंडिया के काफी लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, और किसके लिए? गवर्नमेंट से अपनी बात मनवाने के लिए, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस पॉइंट में, इस टॉपिक में हमने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, पावर अमंग वर्टिकल पावर अमंग सोशल ग्रुप्स, और पावर अमंग पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो ये सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हमने पढ़ी हैं। अगर आपको कोई चीज समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि श्रीलंका की मेजोरिटी और बेल्जियम की मेजोरिटी, उनका एथनिक कंपोजिशन डिफरेंट ट्राई करना लिखने का, राइट। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर, नई सोच और नई चैप्टर के साथ। टिल देन वेट, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छे मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।